गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आर के खंडेलवाल। हम लोग बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री, उसका जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, उसकी बात कर रहे हैं। और आज हम ले रहे हैं क्रिस्टल विज्ञान के नियम। यहाँ पर जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि क्रिस्टल विज्ञान के 3 नियम यहाँ पर मुख्य बताए गए हैं। पहला है अंतःफलक कोण की स्थिरता का नियम, दूसरा है आपके सममितता का नियम और तीसरा है परिमेय घातांक का नियम, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। तो हम एक एक नियम को देखते हैं। सबसे पहला नियम है अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसे चित्र से बताया गया है, कोशिश की हमने कि यहाँ पर जो है इंटरफेशियल एंगल किसको कहेंगे कि जो निकटतम फलकों, निकटतम फलक है, दोनों फलक है निकटतम फलक, तो निकटतम फलकों के ऊपर जो डाले गए लंब है, इन लंब के बीच का जो कोण है, ये जो बीच का जो कोण है, ये जो बीच का कोण है, ये आपका कहलाएगा इंटरफेशियल एंगल। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण बता रखा है, एक षटफलकीय क्रिस्टल का उदाहरण बता रखा है, जहाँ पर षटफलक के अंदर जो है ये कोण कितना बता रखा है, षटफलक के अंदर ये कोण होते हैं, कितने होते हैं 120 डिग्री। ठीक है। अब नियम का स्टेटमेंट क्या है कि स्टेनो ने ये नियम दिया 1669 में कि स्टेनो के अनुसार स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के संगत अंतराफलक कोण हमेशा स्थिर रहते हैं, चाहे फलकों का विकास कैसे भी हुआ हो और क्रिस्टल कोई भी आकार ग्रहण कर ले। ठीक है। ये कहलाता है अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ बताया गया है कि ये है आपके रेगुलर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर सारी भुजाएं बराबर है। ठीक है। सारी भुजाएं बराबर है और सारे जो एंगल है ये बराबर है। अब नियम क्या कहता है कि किसी भी भुजा का विकास कैसे भी हुआ हो, लेकिन जो अंतराफलक इंटरफेशियल एंगल है, अंतराफलक जो कोण है, वह परिवर्तित नहीं होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो दो फलक है, एक तो ये और एक ये, दोनों फलक ये थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद जो कोण है, अंतराफलक कोण है, इसका मान हमको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि ये जो है इस तरह से भी हो सकता है इसका विकास क्रिस्टल का, कि ये दोनों भुजाएं छोटी रह गई और बाकी सब बराबर है। इस केस में भी जो इंटरफेशियल एंगल है वह समान है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इस तरह से है, इसके बावजूद यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एंगल है ना, इसका आकार भले परिवर्तित हो गया है, लेकिन जो अंतराफलक कोण है, इनका मान जो है हमेशा स्थिर ही रहता है। तो ये नियम कहलाता है अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, कि संगत अंतराफलक कोण हमेशा स्थिर रहते हैं। दूसरा नियम है सममितता का नियम। यहाँ हम इसको लिखते हैं सममितता का नियम या सममिति की स्थिरता का नियम, या इंग्लिश में कह रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। क्या नियम है, स्टेटमेंट क्या है इसका, कि पहली परिभाषा हम यहाँ देखते हैं कि एक ही पदार्थ के सभी क्रिस्टलों की सममिति समान होती है, चूंकि सममिति को सममिति तत्वों द्वारा दर्शाया जाता है। अतः दूसरी परिभाषा हम दे सकते हैं कि एक ही पदार्थ के सभी क्रिस्टलों में सममिति तत्वों की संख्या समान होती है। अब उसका उदाहरण लेते हैं, जैसे क्यूबिक फैमिली, घने समुदाय। जैसे घने समुदाय के क्रिस्टल जैसे KCl है, इसमें कुल सममिति तत्वों की संख्या 23 होती है। जैसे हम पहले भी बताया कि यहाँ पर हमने जो है सममिति तत्वों की संख्या 23 गणना की है। कैसे गणना की है कि जो सममिति तल हैं इनकी संख्या 9 है, सममिति अक्ष है इसकी संख्या हमने 13 निकाली थी, और जो सममिति केंद्र है ये तो 1 हो गया नहीं होगा, इसके अंदर 1 बताइए, और इसका कुल 23 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर एक ही समुदाय के अंदर जो सममिति तत्व है उसकी संख्या हमेशा समान होगी, और घने समुदाय क्रिस्टल में 23 होती है। और यहाँ पर ये दूसरा नियम हमने देख लिया। इसका मतलब क्या, जैसा पहले ही बताया था कि जो घने समुदाय है, इस घने समुदाय के अंदर 5 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। जो यहाँ बताया, ये यहाँ बताया हमने 5 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, ये बताया 5 प्रकार के। इसका मतलब क्या है कि जैसे घनी समुदाय के अंदर घनी हो गया, और दूसरा अष्टफलकी। घनी समुदाय में जो क्यूब है उसके अंदर फलकों की संख्या 6 होती है, लेकिन अष्टफलक में संख्या कितनी होती है 8, 4 ऊपर 4 नीचे। लेकिन उसके अंदर भी जो आपके बिंदु समूह की संख्या है, जो सममिति तत्वों की संख्या है, वह 23 ही आएगी।
तो एबीसी आती है। इसका नाम जो है एक तो क्यूब हो गया, दूसरा अष्टफलक हो गया, इस प्रकार से 3 और होती है। तो इस प्रकार से कुल 5 प्रकार के क्रिस्टल जो है वो घनीय समुदाय में आते हैं। तो ये एक तरह से वर्गीकरण जो है जो देखा हमने वही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि सममिति अगर समान है तो वह उस समुदाय का क्रिस्टल कहलाएगा। यह हमने घनीय समुदाय की बात की है। तीसरा नियम हम देखते हैं। तीसरा नियम क्या है? परिमेय घातांक का नियम, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। परिमेय घातांक का नियम, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, ठीक है। और यहाँ पर इसने जो साइंटिस्ट है हाई, इसने 1784 में आपने जो है ये नियम दिया। और ये नियम क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट क्या है कि किसी क्रिस्टल के फलक क्रिस्टलीय अक्षों के साथ जिन अंतखंडों को बनाते हैं वे या तो अनंत होते हैं या एकांक फलक के बनाए हुए अंतखंड, यानी हमने यहाँ लिखा अंतखंड जो है आगे समझा रहे हैं, तो ABC के छोटे परिमेय गुणज राशनल इंडिसेस मल्टीपल्स होते हैं। और इसको जो है वाइस सूचकांक, वाइस इंडिसेस या वाइस के पैरामीटर भी कहते हैं। और इसको समझाने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वाइस के सूचकांक कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या किया है, इसके लिए सबसे पहले एक इसको ये जो हम ले रहे हैं वाइस की सूचकांक पद्धति, तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से परिभाषित करते हैं। यह एक क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली, क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन है जो कि किसी क्रिस्टल के फलक का क्रिस्टलीय अक्षों से संबंध बताती है, ठीक है। तो हम ये वाइस की पैरामीटर पद्धति देख रहे हैं। तो इसको किस तरह से है समझाते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक इकाई फलक का किसी फलक के वाइस सूचकांक पैरामीटर लिखने के लिए सबसे प्रथम हम क्या करते हैं, एकांक फलक का चयन करते हैं। यहाँ एकांक फलक हमने लिया है कौन सा? आप इधर देखिए चित्र में A, B और C, जहाँ पर ये आपके O मूल बिंदु है। मूल बिंदु से A तक की दूरी को हमने कहा है A। इसी तरह से मूल बिंदु से y अक्ष के ऊपर जो B तक, O से B तक जो अंतखंड है इसको हमने क्या कहा है? इसको हमने कहा है B। और इसी तरह Z अक्ष के ऊपर अंतखंड है जहाँ पर आपको क्या दिख रहा है पॉइंट, ये दिख रहा है C, ठीक है। तो यहाँ पर इस अंतखंड को हमने क्या लिखा है? C। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ आप देखिए कि हमने क्या किया कि एकांक फलक ABC का चयन किया है। तीनों अक्षों पर मूल बिंदु O से अंतखंड OA बराबर A, OB बराबर B और OC बराबर C लिखा जाता है, जैसा हमने बताया OA, OB और OC, ठीक है। और इनको जो है अनुपात के रूप में लिखा जाता है। किस तरह से? OA अनुपात OB अनुपात OC, इसको हमने लिखा है A अनुपात B अनुपात C। यहाँ पर क्या कि OA तो अंतखंड है और OB तीनों अंतखंड है। ये जो पहला है ये x अक्ष पे है, ये y अक्ष पे है और z अक्ष पे है। और जो अंतखंड का जो मान है वो है A, B और C, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको इस तरह लिखेंगे कि जो अतः एकांक फलक के वाइस सूचकांक, वाइस इंडिसेस, इसको लिखेंगे हम ABC इस प्रकार, A अनुपात B अनुपात C, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। तो ये तो हो गया एकांक फलक के अंतखंड और इनका अनुपात या एकांक फलक के वाइस सूचकांक हो गए। अब हमको किसी दूसरी फलक के वाइस सूचकांक लिखना है, निकालना है, तो उसके लिए ये जो एकांक फलक है ये हमारा आधार रहेगा। और आधार का मतलब जो x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, इसके ऊपर जो है जो अंतखंड है x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के ऊपर जो अंतखंड है ये हमारा इकाई कहलाएंगे। इकाई का मतलब ये कि अब जो है मान लो ये A है, x अक्ष पर अंतखंड A है। अब A का अगर दूसरा कोई अंतखंड है, दूसरा फलक का अंतखंड वो अगर आधे पर काटता है तो 1/2A लिखेंगे, अगर 4 गुने पर काटता है तो 4A लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? A यहाँ पर इकाई हो गई x अक्ष पे, इसी प्रकार से y अक्ष पे इकाई B हो गई और z अक्ष पे इकाई C हो गई। ये जो दूरियां हैं अंतखंड है ये अब इकाई बन गए। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि मान लो कोई दूसरा फलक है PQR, अन्य फलक PQR का सूचकांक बताना है और PQR के सूचकांक मान लो हम लिख रहे हैं यहाँ पर XYZ, ठीक है। अतः x अनुपात y अनुपात z इक्वल टू, अब मूल बिंदु से दूरी OP यहाँ हम देख रहे हैं कि आपको दिखेगा यहाँ पर OP, ये OP, इसी प्रकार से OQ, इसी प्रकार से OR, तीनों अंतखंड लेते हैं। तो यहाँ पर XYZ, यहाँ पर क्या XYZ
एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड इक्वल टू ओ पी अनुपात ओ क्यू अनुपात ओ आर। और यहाँ पर ओ पी कितना है, ओ पी कितना है, यहाँ पर जो ओ पी है अंतःखंड है वह ओ ए के बराबर है। यहाँ आप देखिए कि ये यहाँ पर जो है अंतःखंड ये यहाँ पर ये बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार से ओ क्यू, यहाँ पर हमने लिया ओ क्यू कितना है, जो पहले अंतःखंड था बी उसका आधा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है, ये जो अंतःखंड है ये यहाँ पर ये जो आपका बी है इसका आधा है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे ओ आर, तीसरा अगर हम देखते हैं ओ आर, तो ओ आर जो है ये है, ओ आर जो है ये जो अंतःखंड सी है, ये जो अंतःखंड सी है, ये जो हमने निकाला था सी, ये वाला अंतःखंड निकाला सी, इसका दुगना है, इससे भी ये दुगनी दूरी पर है, इसलिए ये वो कहलाएगा 2C, ये कहलाएगा 2C। वापस देखते हैं जो ओ पी ओ क्यू ओ कार ओ आर जो अंतःखंड का अनुपात है वह आपके ए अनुपात 1/2 बी अनुपात 1/2 सी, इसको हम नीचे लिख रहे हैं, इसको नीचे लिख रहे हैं। अतः अन्य फलक पी क्यू आर के सूचकांक एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर हो गया 1a अनुपात 1/2 बी अनुपात 1/2 सी। और जनरल इसको जनरल भाषा में जो जनरलाइज फॉर्म के अंदर जो है इसको हम HA KB और L से लिखते हैं, यानी एक्स अक्ष पर अंतःखंड को H, बी वाई अक्ष पर अंतःखंड को K और जेड अक्ष पर L लिखते हैं। तो इसको हम लिख रहे हैं एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड इक्वल टू HA अनुपात KB अनुपात LC। और परिमेय घातांक के नियम के अनुसार जो गुणांक है H के L या तो छोटे पूर्णांक 1 2 3 या इससे बनी कोई भिन्न 1/2 2/3 3/4 1/3 अर्थात अंतःखंड छोटे परिमेय गुणज होते हैं, रेशनल इंडिसेज होते हैं। यही परिमेय घातांक का नियम है, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज है। और अब यहाँ पर दो विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। पहली परिस्थिति कि यदि कोई फलक किसी अक्ष के समांतर हो, यानी अगर वो अंतःखंड नहीं काट रहा है उसको समांतर हो, उदाहरण यहाँ पर दिया है कि ABC एकांक फलक के वाई सूचकांक ABC यदि किसी फलक XYZ उसमें x अक्ष के समांतर है तो यह माना जाएगा कि यह जो फलक है x अक्ष को अनंत पर काटेगा। समांतर है तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि अनंत पर काटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर XYZ के वाई सूचकांक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि हम कह रहे हैं x अक्ष समांतर है तो हम ये इसको अनंत पर काटेगा, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है इनफाइनाइट A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर अनंत पर काटे, अगर वो पैरेलल है तो उसके लिए हम अनंत लिखते हैं। दूसरा, यदि कोई फलक किसी अक्ष के विपरीत तरफ अर्थात माइनस अक्ष की ओर हो तो आगे माइनस लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर यहाँ लिखा हमने दूसरे फलक का अंतःखंड लिखे हमने XYZ, इसको लिखा -a अनुपात B अनुपात C। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस इसलिए लिखा है कि यहाँ पर जो है ये दो अक्ष होती है, एक तो +x और एक -x। इसका मतलब ये कि ये जो है ये माइनस की तरफ जो है अंतःखंड काट रहा है, इसलिए इसको माइनस लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्रिस्टल संरचना निर्धारण अर्थात सिंपल क्यूमुलेटिव बॉडी सेंटर क्यूमुलेटिव फेस सेंटर क्यूमुलेटिव निर्धारण में वाई सूचकांक के स्थान पर मिलर सूचकांक का प्रयोग किया जाता है ना। हम जो है वाइस का पैरामीटर यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसके स्थान पर मिलर का सूचकांक मिलर इंडिसेस को हम काम में लेते हैं। तो मिलर सूचकांक किसको कहेंगे ये हम अगली क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।